हेलो गाइस, तो आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके प्रूफ्स पूछे जाते हैं, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हैं और इससे वाईडीएसई से इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बोर्ड्स में। तो हम लोग इस चैप्टर में एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं हमें उसका मतलब तो पता होना चाहिए, बेसिक एटलीस्ट। तो ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट। जब हम लाइट की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। आप भी साथ साथ में नोट्स बनाते रहना ताकि आपको भी समझ आता रहे। तो न्यूटन ने हमें ये वाली थ्योरी 1675 में दी थी। ठीक है, तो इस थ्योरी का पहला पॉइंट उन्होंने हमें बताया था कि एवरी लाइट सोर्स, पहले मैं लिख रही हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगी। एवरी लाइट सोर्स एमिट्स टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज कॉर्पस्कल्स। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जो कोई भी लाइट सोर्स होता है, जैसे आप भी अभी किसी रूम में बैठे हो तो वहाँ पर कोई भी लाइट लगी होगी, तो उस लाइट से कुछ पार्टिकल्स हमारी तरफ आ रहे होंगे या नीचे कहीं पर भी आ रहे होंगे पूरे रूम में, तो उनको हम कॉर्पस्कल्स कहते हैं। तो जो कॉर्पस्कल्स की कुछ उन्होंने हमें प्रॉपर्टीज़ बताई कि वो एक तो इलास्टिक होते हैं, रिजिड होते हैं और मासलेस होते हैं। क्योंकि अगर उनके अंदर मास होगा तो वो लाइट से निकल रहे हैं, हमें भी तो लगेंगे ना फिर वो, दैट्स वाई वो मासलेस भी होते हैं। अब उन्होंने हमें सेकंड पॉइंट बताया इस थ्योरी का कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ कॉर्पस्कल्स। तो इस पॉइंट का मतलब है कि जैसे लाइट एक ही कलर की तो नहीं होती ना, बहुत सारे कलर्स की लाइट होती हैं, तो हर कलर की लाइट में जो कॉर्पस्कल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी डिफरेंट शेप होती है और साइज़ भी उनका डिफरेंट होता है, किसी का भी सेम नहीं होता। ठीक है, लास्ट पॉइंट उन्होंने हमें बताया कि ये जो कॉर्पस्कल्स हैं ये ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में, और इस लाइन का मतलब है कि कॉर्पस्कल्स की स्पीड डिफरेंट होती है डिफरेंट मीडियम में। उनकी हर मीडियम में जो स्पीड होती है वो सेम नहीं होती, हर मीडियम के अकॉर्डिंग उनकी स्पीड होती है। जैसे उनकी स्पीड डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द रेयरर मीडियम। ठीक है गाइस, तो उन्होंने हमें इस थ्योरी के बारे में बताया सबसे पहले, पर ऑफ कोर्स ये थ्योरी फेल हो गई थी। उसके बाद हमें ये देखना है कि हमें इस थ्योरी ने एक्सप्लेन क्या क्या किया। तो इस थ्योरी ने हमें 3 पॉइंट एक्सप्लेन करे। सबसे पहला पॉइंट है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। अब इस पॉइंट का मतलब है कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये तो हमें इसके थर्ड पॉइंट से ही पता लग गया, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने हमें एक्सप्लेन करा, मतलब ये थ्योरी कर पाती है रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर सकती है ये थ्योरी, और ये थ्योरी रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर सकती है। अब इस थ्योरी का फेलियर क्यों हुआ हम ये देखेंगे, और फेलियर में जो पॉइंट्स हैं वो सारे नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे क्योंकि वो इसी चैप्टर के पार्ट हैं। तो ये हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। वैसे इंटरफेरेंस का मतलब होता है मीटिंग, मिलना, और ये हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी डिफ्रैक्शन, सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ वेव ऑप्टिक्स, एंड ऑल्सो पोलराइजेशन। ये लास्ट टॉपिक है पोलराइजेशन इस चैप्टर का। ठीक है गाइस, तो इसके बाद जब इनकी थ्योरी वो फेल हो गई तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, फोकल्ट।
1850 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो इससे हमें क्या आउटकम मिला हम वो देखेंगे। तो उन्होंने प्रूव किया था कि जो लाइट की स्पीड है वो वाटर में कम होती है एज़ कम्पेयर टू एयर। ठीक है, और ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये सभी को पता है। वाटर में लाइट की स्पीड कम होती है। और एक और थ्योरी आई थी जिसका नाम था ईथर्स थ्योरी। ईथर्स थ्योरी तो बहुत छोटी है, जैसे फोकल्ट थी। इसमें हमें ये पता चला था कि अ वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक मीडियम इज प्रेजेंट एवरीवेयर। इस थ्योरी ने हमें ये बताया था कि एक बहुत ही डाइल्यूट और हाईली इलास्टिक मीडियम होता है जो पूरे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, और उसको हम कहते हैं ईथर। तो गाइस अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में वो है हाइगन्स वेव थ्योरी, क्योंकि बहुत अच्छे से प्रूफ सिर्फ यही कर पाए थे। तो ये वाली थ्योरी आप पहले वाली इतने अच्छे से ना भी पढ़ो तो भी ठीक है, चल जाएगा, पर ये वाली थ्योरी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। और ये भी न्यूटन के आसपास ही आई थी 1678 में। जब न्यूटन उस थ्योरी पे काम कर रहे थे तब हाइगन्स भी उस थ्योरी पे काम कर रहे थे, पर इनको इस चीज़ की पहचान बहुत टाइम बाद मिली थी। तो इन्होंने हमें क्या बताया था, इन्होंने बिल्कुल ही चेंज कर दिया कॉन्सेप्ट। इन्होंने हमें बताया कि लाइट इज़ अ मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट हो। तो वेव को भी जो मैकेनिकल वेव है, तो इसीलिए लाइट मैकेनिकल वेव है क्योंकि लाइट को भी ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। और इसका फॉर्मूला इन्होंने हमें बताया, V इज़ इक्वल टू √E अपॉन रो, वेयर E इज़ इलास्टिसिटी एंड रो इज़ द डेंसिटी। ओके गाइस, और इन्होंने हमें, फिर हम देखते हैं कि इस थ्योरी से हम लोग क्या क्या पता कर पाए। हाइगन्स थ्योरी कैन एक्सप्लेन, इन्होंने हमें क्या क्या एक्सप्लेन करा हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने भी हमें प्रूफ कर दिया कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, इन्होंने भी हमें प्रूफ करी ये चीज़ कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। नेक्स्ट चीज़ इन्होंने हमें प्रूफ करी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट इन्होंने हमें प्रूफ करा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है? इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, रे ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा होगा। स्नेल्स लॉ का सिंपली मतलब है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग प्रूफ में पढ़ेंगे जब हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूफ करेंगे। अब नेक्स्ट इन्होंने हमें क्या बताया? इंटरफेरेंस भी ये हमें एक्सप्लेन कर पाए थे। और लास्ट टॉपिक है डिफ्रैक्शन, ये भी हमें इन्होंने एक्सप्लेन करा था जो न्यूटन हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो गाइज़ आज की वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, और मैं इसका आप नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैं आपको वेव फ्रंट बनाना सिखाऊंगी कि वेव फ्रंट होता क्या है और वेव फ्रंट बनता कैसे है। तो गाइज़ पढ़ते रहो और थैंक यू।